दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गुरुजी बायोफ्लॉक फिश फार्म के ऊपर, जहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप देखने को मिलेगा और हम आपको वहाँ सारा चल के विजिट करवाते हैं और A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे, ताकि नई नई जानकारी, मतलब कैसे उन्होंने शुरू किया, कोविड को लेके जॉब गया, फिर कैसे क्या कुछ, मतलब पूरा सिस्टम A to Z इन्फॉर्मेशन, सब्सिडी को लेके, सारी ट्रेनिंग को लेके सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको बायोफ्लॉक फिश फार्म के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज हासिल हो। 2 hours later. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फार्म के ऊपर, पूरा सेटअप विजिट करवाएंगे और नलिन जी से मिलते। तो कैसे नलिन जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए। बहुत अच्छे जी। तो चलिए आप अपना सेटअप दिखाएं और हाँ, मैं इस वीडियो में पूरी गहराई से नलिन सर से जानूंगा पूरी इनकी जर्नी कि इन्होंने बायोफ्लॉक का काम कैसे शुरू किया, मतलब पूरी जानकारी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नलिन जी ने 48 टैंक लगा रखे हैं बायोफ्लॉक पे, 4 डायमीटर के और 2 टैंक हैं 10 डायमीटर के। मैं इस वीडियो में बायोफ्लॉक के बारे में या फिश फार्मिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, इनका पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। यूट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा वीडियो बायोफ्लॉक की जो हमारे चैनल पे डली हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काउंटिंग है। अगर किसी ने चैनल ही बायोफ्लॉक का फिश फार्मिंग का बना रखा है वो बात अलग है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हमने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की डाली हैं और फिश फार्मिंग की। तो नलिन जी, स्वागत आपका हमारी वीडियो में। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ज़्यादा बखान करूं आपके बारे में कुछ बताऊं, तो आप शुरुआत में बताएं कि आपने सारा सेटअप का काम कब शुरू किया? ये सारे सेटअप का काम हमने शुरुआत की लॉकडाउन के दौरान। समय खाली समय में हमने बैठ के सोचा कि क्योंकि काम धंधा ऐसा कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा था, जॉब में इतने कोई प्रोस्पेक्ट थे नहीं। अच्छा। तब हमने सोचा कि हमें क्या ऐसा है कि ज़मीन से जुड़े हुए काम जो हैं। आप क्या करते थे उससे पहले? उससे पहले मैं मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में था। मैंने 16-17 साल के करीब जो मेरा अनुभव है वो सिनेमा इंडस्ट्री का रहा है। अच्छा जी। तो वहीं पे मैंने जॉब करी है। तो वो लॉकडाउन के दौरान उस जॉब में दिक्कतें आने लगी, तो उसके रहते हुए फिर मैंने इस काम धंधे के अंदर अपना थोड़ा सा रुझान बनाया और देखा कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहले ये बताओ, लॉकडाउन में आपका जॉब चला गया, ठीक है, आपके दिमाग में क्या आइडिया है भी क्या करना चाहिए मेरे को भी? आपने कैसे चीज़ों को अरेंज करना भी, क्या चीज़ें मेरे पास ज़मीन अवेलेबल है, मतलब आपका दिमाग में क्या, दिमाग ने काम करना शुरू किया? नहीं, उस समय एक्चुअली इससे रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड कोई काम ध्यान नहीं आया था, क्योंकि मैं जिस फील्ड में मैंने 16-17 साल लगाए हैं तो सारे काम उसी से रिलेटेड आते थे कि मैं कोई रिटेल का काम शुरू करूं, कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करूं या कुछ ऐसा करूं। पर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को चलो ठीक मेरे पास थी भी, बट मेरे को उसमें फ्यूचर उसका ज़्यादा लगा नहीं कि जो मैं लंबा चला सकूं। अच्छा जी। फिर वो मुझे हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद फिर चेंज करना पड़ता, या हो सकता है उसके अंदर मैं जोड़ के कुछ और शायद कुछ कर पाता। अच्छा। लेकिन जब ऑनलाइन चीज़ें देखी, कुछ अपने जान पहचान के लोगों ने, क्योंकि मैं रहने वाला हरियाणा का ही हूँ, तो जितने भी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि कुछ अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ काम देख, उस तरीके से कर। तब हाँ, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा, कईयों से सुना भी था, इसकी डिटेल्स निकालनी शुरू करी और फिर तब मुझे इसके बारे में अच्छी खासी, मैंने 4 से 6 महीने सिर्फ जानकारी इकट्ठी करी, पहले जानकारी इकट्ठी की सारी। तो क्या फ्यूचर लगा आपको इसमें? क्योंकि बहुत सारे इस लाइन में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, और इसका नहीं, बहुत सारे लगभग सभी बिजनेसेस में ऐसा ही होता है कि लोग शुरू करते हैं और फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल होता है। सक्सेसफुल जो रेशियो होता है ना वो कम होता है। राइट। तो आपने क्या विजिट किया, फार्म विजिट किया, कैसे? फार्म विजिट्स मैंने अपनी स्टडी के बाद करे। 4 से 6 महीने जो मैंने पहले स्टडी करी, उसके अंदर क्योंकि इंडिया के अंदर जब देखा गया कि फ़िश फार्मिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंडिया की मार्केट ऑलरेडी उस टाइम एक डाउनफॉल पे थी, इस तरह से कि जितनी हमें खपत के लिए मछली की ज़रूरत है उतनी हिंदुस्तान में नहीं हो रही थी। अच्छा जी। तो उसी समय शायद भारत सरकार ने भी वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट करी, ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जो थी। अच्छा। जिसके अंदर बताया गया कि भाई इस फिश फार्मिंग को डेवलप करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए जो लोग आते हैं आगे, जो इसमें काम करते हैं, उनको सब्सिडीज दी जाएगी। अच्छा। उसका काम सराहा जाएगा। अच्छा। तो वही सब चीज़ें देखिए कि जब इंडिया अंडर प्रोडक्शन है तो क्यों ना हम इस चीज़ को यहाँ पे जब चल रही है, जो एक टेक्नोलॉजी है, जो एक पूरा साइंस है, उसको इस्तेमाल करते हुए, इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज़ करके क्यों ना हम बायोफ्लॉक करें। अच्छा जी। तब बायोफ्लॉक का दिमाग में आया। तब बायोफ्लॉक का हाँ पूरा वो दिमाग में। ठीक है। फिर आपने कितनी कौन सी वैरायटी पालनी चाहिए, मार्केट भी रिसर्च किया आपने? मार्केट रिसर्च हुआ, बाद में हुआ।
पहले जब मैंने बताया 4 से 6 महीने मैंने पूरा उसको पढ़ा, समझा, स्टडी करा, सारी इकोनॉमी इसकी कि इसमें कितना लागत है, कैसे उसमें से पैदावार होगी, कैसे मैं उसमें से कमा सकता हूँ और कैसे जो अपने इंडिया की टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा सकती है। वो समझने के बाद ही इसको फिर मैंने मार्केट विजिट करा, जिसमें मंडी में गए आप, जहाँ से मंडी में गया, वो मेरा लास्ट स्टेप था। अच्छा। क्योंकि उससे पहले मैंने सारे फार्म विजिट करे, क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत वीडियोस देखे थे। अच्छा। आपके वीडियोस भी हैं उसमें कई फार्म के, तो जितने भी आसपास के मैंने यूपी के लगते हुए, दिल्ली से लगते हुए जितने इलाके हैं वहाँ पर, हरियाणा के और जितने भी आसपास बायोफ्लॉक के जितने सेटअप्स हैं वो सारे मैंने विजिट करे। अच्छा अच्छा। मैंने कम से कम 12 से 13 सेटअप विजिट करने के बाद सब चीज़ों का टोटल निष्कर्ष निकाला कि हाँ ये मुझे करना चाहिए। अच्छा। और इसके पीछे का जो साइंस है वो यूज़ करना चाहिए, ना कि मुझे कोई भी वीडियो देख के या किसी का भी ज्ञान लेके वो काम नहीं हो सकता, इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। तो इसका जो साइंस जो है इसमें बायोफ्लॉक का, जहाँ की ये टेक्नोलॉजी है, अच्छा, वहाँ से इसका पूरा साइंस समझ के वो तब मैंने इसको वो भी आपने ऑनलाइन समझा? नहीं। तो इसके बाद आप फिर आपने मार्केट में गए आप, मतलब फिर मैंने मंडी भी विजिट करी, क्योंकि हरियाणा में सरकारी सिर्फ 3 ही मंडियां हैं। कहाँ? यमुनानगर है, पानीपत है और फरीदाबाद है, जो हरियाणा की 3 मंडियां हैं। ठीक है जी। सरकारी मंडियां जो हैं। ठीक है। और बाकी जो एनसीआर की सबसे बड़ी मंडी है वो दिल्ली गाजीपुर है। गाजीपुर में, ठीक है। तो वो मंडी भी जाके विजिट करी। उन लोगों ने रिकमेंड किया आपको फला फिश पालो आप? नहीं, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, मैंने सिर्फ उनका तरीका जाके वहाँ देखा, समझा, क्योंकि वहाँ मंडी सुबह सुबह 3-4 बजे खुल जाती है। ठीक है। वहाँ पे लोग अपनी मछलियाँ वगैरह लेकर आते हैं और वहाँ पे फिर बोली लगती है, जो कि सुबह सुबह का काम है, 4-5 बजे ये हो जाता है सारा। अच्छा। वहाँ बोली लगती है, जिसकी अधिक बोली होगी वो मछली वहाँ पे जो उनके होते हैं दुकानदार, वो पूरा माल उनसे खरीद लेते हैं। वो टनों के टन, क्विंटल खरीदते हैं उनसे सामान। अच्छा। और वो फिर आगे मार्केट में अपना उसको प्रोसेस करके आगे जगह जगह छोटे रिटेलर्स को बेचते हैं या दुकानदारों को बेचते हैं, या हो सकता है उनकी कंपनी के प्रोसेसिंग हाउस वगैरह के लिंक से, तो वो वहाँ पे। आपने मंडी विजिट किया जी, उसके बाद आपने ये सिस्टम है, मतलब ये इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली? ट्रेनिंग ली मैंने, बिल्कुल ली। और ट्रेनिंग मैंने एज सच किसी फार्म पे नहीं ली, फार्म पे जरूर हाँ मैंने विजिट्स करे। अच्छा। और फार्म, क्योंकि शुरुआत से ही मैंने बताया हमारे साथ सरकारी विभाग साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो हम शुरुआत से ही उनके बताए हुए तरीके हमने साथ इम्प्लीमेंट भी करे हैं, सब इस्तेमाल में भी लाए हैं। अच्छा। और उन्हीं के द्वारा बताई गई चीज़ें हमने सब चीज़ें आगे प्रोसीड करी। कैसे, क्या बताया उन्होंने? जैसे हमें गाइडेंस दी, उन्होंने कुछ हमें फार्म्स बताए। अच्छा। कि आप ये फार्म्स हैं, झज्जर का है, गुड़गांव का है या हिसार का है, जहाँ का है, आप ये फार्म्स जाओ, ये पहले ये विजिट करो। अच्छा। तो उनके बताए हुए फार्म्स हमने विजिट करे। ठीक है। उसके बाद फिर उन्हीं के ही डिपार्टमेंट, क्योंकि हिसार में एक्वा रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा। जो हिसार ARTI के नाम से जाना जाता है। अच्छा। वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग भी हुई है। अच्छा जी। उनकी पूरी सरकारी है? ये सरकारी है, बिल्कुल। अच्छा जी। सरकारी ट्रेनिंग है, और वहीं से ट्रेनिंग लेकर ही, क्योंकि उन्हीं के ही प्रोफेसर्स होते हैं, उन्हीं के ही बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पे होते हैं, विभाग के जितने होते हैं, फिशरीज विभाग के, और उन्होंने ही सारी हमारी ट्रेनिंग दी है। उनकी पूरे साल ट्रेनिंग अलग अलग बैचेस में चलती है। अच्छा, वहाँ सिर्फ हरियाणा के लोग जाते हैं, पूरे स्टेट के आते हैं? उसमें नहीं, बाहर के भी आते हैं। अच्छा। बाहर के भी आते हैं, लेकिन जो जिस राज्य से वहाँ का रहने वाला है, जो बिलोंग करता है, उसके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। कैसे ज़्यादा? क्योंकि वो ट्रेनिंग का आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अच्छा। तो कल को जब आप ये फार्म यहाँ पे करते हैं, इसका आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें आपको वो देखा जाता है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली हुई है। अच्छा। क्योंकि वही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जब कल को आप अनुदान के लिए, सब्सिडी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल में आता है। मतलब बाकी स्टेट में नहीं चलता वो सर्टिफिकेट? बाकी स्टेट्स में मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। वो जिस राज्य का है वो उसी स्टेट में ही स्टेट में। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद ये बताओ, वहाँ पे आपको इस ट्रेनिंग के लिए कुछ फीस वगैरह देनी पड़ी? नहीं, कोई फीस नहीं देनी पड़ी। रहना कितने दिन का ट्रेनिंग था वो? सरकारी विभाग की तरफ से वहाँ पे हॉस्टल भी अलॉटेड था। अच्छा। बट जैसे कि मैं रहने वाला ही हिसार का हूँ, मेरा अपना घर वहाँ पर है, तो हाँ मैं तो वहीं पे था। तो सुबह से लेकर शाम तक की ट्रेनिंग होती थी। दिन में आपको वहाँ पे चाय नाश्ता जो होता है वो मिल जाता है। अच्छा। वो विभाग की तरफ से ही। अच्छा। तो बस इतना ही वहाँ पे था। कितने दिन चला ट्रेनिंग वो? मेरा वो ट्रेनिंग थी 9 दिन की। अच्छा जी। 9 दिन की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या रहा? ट्रेनिंग्स और ये सब चीज़ें करने के बाद फिर टोटल जो था पूरा बजट प्लानिंग था। अच्छा जी। क्योंकि हालांकि अब मैं प्राइवेट इंडस्ट्री मैंने जॉब करी है, तो बजट प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो सब इतनी जानकारी मुझे है। तो उसी हिसाब से सारी हमने बजट प्लानिंग करी कि हमें
यहाँ पे क्या सामान हमें लगाना है, कितनी मात्रा में वो सामान लगेगा, ये टारपोलिन लगा हुआ है, ये जाल लगा हुआ है, ये इसके अंदर की शीट लगी हुई है, नीचे स्ट्रक्चर पूरा तैयार होना है। जी। उसकी सारी बजट प्लानिंग करी, उसके हिसाब से अपना फाइनेंस अरेंज करा, सारी चीज़ें अरेंज करी और फिर वो धीरे धीरे हमने सेटअप स्टार्ट करा इसका। अच्छा, फिर आपने शुरू किया। फिर शुरू तो इसमें सरकार ने आपको कुछ सब्सिडी वगैरह के लिए कुछ कहा भी? सब्सिडी के लिए उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करो। अच्छा। और उन्होंने टाइम पे हमसे कुछ तस्वीरें मांगते रहे। अच्छा जी। देखते रहे कि आप कितने साइज के टैंक्स लगा रहे हो, कैसे तैयार हो रहे हैं, कहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे? अंडर कंस्ट्रक्शन था। अच्छा, उस टाइम पे वो मांगते रही जी, फोटो वगैरह? हाँ, हमने सिर्फ उनको फोटो भेजी कि विजिट शुरू में इतनी नहीं थी। अच्छा। लेकिन अब उनकी लगभग हर महीने कम से कम 1-2 विजिट उनकी होती हैं अब तो। कितने % सब्सिडी का है ये सारा? सब्सिडी 2 तरीके से होती है। सब्सिडी अनुसूचित जनजाति और उन सब के लिए और लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए जो होती है सब्सिडी 60% है। अच्छा जी। और जनरल कैटेगरी और आदमी लोगों के लिए 40% है। उनके लिए 40% है। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसीजर हुआ वो आपने सारा ये बना लिया जी। उस समय तक आपका खुद का पैसा लगा सारा शुरुआत से लेके पूरा कंप्लीशन तक सारा पैसा खुद का लगा है। फिर बाद में कब दिया उन्होंने, मतलब आपको पैसे वगैरह? उन्होंने हमें साथ साथ बताते रहे कि आप जो स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, आप अपना एक पूरा शेड बना रहे हैं, शेड के हमें बिल चाहिए होंगे। बिल चाहिए आप? हाँ, उनको अगर आप उनकी पूरी वेबसाइट पे जाके देखें तो उनके पास एक पूरा डिटेल्ड परफॉर्मा है। अच्छा कि किस किस हेड में उनको क्या क्या अमाउंट के बिल्स चाहिए होते हैं। अच्छा जी। तो वही उन्होंने हमसे शेयर करा। उसी के हिसाब से हमारे स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती रही, तो उनके जितने भी बिल होते हैं, हाँ। वो बिजली का हो, पानी का हो, मोटर का हो, बोरवेल का हो, शेड का है, सब चीज़ों के हमने बिल इकट्ठे करे। अच्छा जी। जैसे जैसे उन्होंने हमें बताते रहे उस तरीके से हम अपना सारा सामान और सारे बिल्स मटेरियल हमने इकट्ठा करा। अच्छा जी। और सारी जब चीज़ें पूरी तैयार हो गई, उन्होंने हमें बताया कि जैसे ट्रेनिंग जो मेरी हुई, वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आप जिस राज्य के निवासी हैं वहाँ मूल निवासी का वो पत्र चाहिए होता है, प्रमाण पत्र चाहिए होता है, कई प्रकार के एफिडेविट चाहिए होते हैं। ठीक है। जितनी डिटेल्स होती हैं वो हमें टाइम पर जहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है वो बताते गए, हम वो इकट्ठे करते गए। अच्छा जी। अंत में हमारी पूरी फाइल तैयार हो गई। अच्छा। सब चीज़ें पूरी तरह से तैयार करके पूरी फाइल हमारी जो है वहाँ पे विभाग में सबमिट हुई। आपकी मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ पूरी फाइल जिसके अंदर हमारे बिल्स होते हैं। जी। वो बिल्स भी उनके कई सारे प्रोसीजर होते हैं, वो सर्टिफाइड होने चाहिए, जितना भी जो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी फुलफिल करके। अच्छा जी, ये जो है इन्होंने साइज जैसे 4 डायमीटर आपने 48 टैंक लगाए हैं, 2 आपने 10 डायमीटर लगाए हैं। और ये जो आपने जो शेड बनाया है, अभी आपने बांस लगाए बनाया है जी। ये जो हाइट है इसकी, ये चौड़ाई है, जो कुछ भी, क्या उन्होंने खुद बताया भी ऐसे आप कर सकते हैं? उन्होंने बिल्कुल बताई। उन्होंने हमें हर जगह पे उन्होंने हमारा, मैं कहूँगा कि मार्गदर्शन करा। अच्छा जी। हर जगह पे टैंक कितना बड़ा होना चाहिए, कितनी उसकी गहराई होनी चाहिए, कितनी उसकी पूरा उसका डाया होना चाहिए। ये सारा जो आपने सीमेंट इस पे लगा रखा है ये हमने अपनी तरफ से करा, क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारा टैंक है वो उसकी मजबूती सालों साल तक रहे। अच्छा जी। उसकी वजह से हमने नीचे का बेस यहाँ पे ईंटें लगा के उसके ऊपर इसको, जिसे आम भाषा में हम प्लस्तर कहते हैं, प्लस्तर करवाया। पन्नी हमने लगाई है, हमारे जितने भी साइड की दीवारें हैं वहाँ पे पन्नी लगाई हुई है। वो इसलिए लगाई है क्योंकि अब सर्दी के मौसम में हवा बहुत तेज आती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो वो पन्नी अभी लगा रखी है। जैसे मौसम खुलता रहेगा ये पन्नी सारी यहाँ से रोल होके हट जाएंगी। ठीक। और ऊपर शेड हमने इसलिए बताया, ये भी हमें विभाग की तरफ से ही बताया गया है। अच्छा जी। कि शेड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है। अच्छा कि जो उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके अंदर। और शेड से अब हमने खुद अनुभव करा कि इससे बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि सर्दियों के अंदर जो पाला पड़ता है यहाँ पे, अच्छा जी, उत्तरी भारत में, वो पाला बिल्कुल नहीं पड़ा। अच्छा जी। मेरी एक टैंक की एक मछली को भी सर्दी से कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, सर्दी नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल कोई नुकसान। मतलब सर्दी में आपका फ्लॉक चला है? सर्दी में फ्लॉक चला है। हालांकि सर्दी में एक ये नेचुरल सी चीज़ है कि मछली की ग्रोथ कम होती है, खाना कम खाती है, वो दाना कम खाती है। अच्छा जी। उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इसका एक नेचुरल तरीका है। अच्छा। लेकिन ठंड ज़्यादा पड़ने से, क्योंकि तापमान यहाँ पे सुबह का या देर रात का तापमान 4-5 डिग्री पहुँचता है, बिल्कुल ठीक। और दिन में धूप हो अच्छी तो वही तापमान बढ़ के 18-20 डिग्री भी आ जाता है। तो जो वेरिएशन होता है 12 से 14 डिग्री का, वो मछली के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा जी। वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना मछली दिक्कत में आएगी। वो बचाने के लिए इस शेड ने हमें बहुत। अच्छा जी, नलिन जी, मैं जानना चाहूँगा जी, यहाँ हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं जी, ठीक है, बांस, आपका ग्रीन नेट, आपकी पन्नी, आपका ये जो भी स्ट्रक्चर है आपका, जी जी, पूरे स्ट्रक्चर पे सरकार की सब्सिडी है? बिल्कुल। या कोई आपने अपनी तरफ से लगा रखा है? नहीं, पूरे स्ट्रक्चर पे सरकार पूरा सब सब्सिडी है। हाँ।
आपको इतना 40% दायरे में किस में आप? मैं 60% में, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने अपनी वाइफ के नाम पे करा है। अच्छा जी। तो उन्हीं के नाम से, लेडीज़ के नाम से वो है सब्सिडी हमने अप्लाई करी। अच्छा और वो उन्हीं के नाम से, क्योंकि प्रॉपर्टरशिप सिंगल प्रॉपर्टरशिप है, तो उन्हीं के नाम से ही हमें सब्सिडी। नहीं, अच्छा है, जब हमें फ़ायदा हो रहा है 20% का तो अच्छा है। अच्छा नलिन जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये पूरा प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दिया होगा, सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, बिल भी आपने कलेक्ट किया होगा, जी, सब्सिडी मिला आपको, तो आपका कितना टोटल कॉस्ट इसके अंदर शुरू में आया और कितने सब्सिडी आपको मिला? सब्सिडी जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ के नाम पे है, तो सब्सिडी मुझे 60% मिली है। 60% हो गया, 60% सब्सिडी मिली है। और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपका कॉस्ट जितना भी मर्जी लगे प्रोजेक्ट पे, अच्छा, सरकार की तरफ से उनका लिखित में है कि अगर आप 50 टैंक का एक सेटअप लगाते हैं तो वो 50 लाख की कॉस्ट के ऊपर ही सब्सिडी देंगे। 50 लाख की कॉस्ट पर ही करेंगे। आपके बेशक से उसमें 60 लगे हों, हाँ। तो वो 60 नहीं गिने जाएंगे, आपको अच्छा। 50 लाख के ऊपर ही सब्सिडी मिलेगी। तो मोटा मोटी अगर आप बात करें 60% की, तो 30 लाख की जो है वो सब्सिडी वो मिलती है, वो हो गई है 50 टैंकों की। 50 मतलब 30 लाख की सब्सिडी होगी आपकी जी। 20 लाख आपका। फिश वेराइटी की, जी, फिश वेराइटी आपने कौन कौन सी सिलेक्ट किया शुरू में और अब कौन सी अपने पास में? फिश वैरायटी जिस समय लॉकडाउन लगा था और उस समय जब मेरी मार्केट रिसर्च थी, उस समय वियतनाम कवई करके एक मछली है, कैटफिश वैरायटी है ये, ठीक है। तो वियतनाम कवई उस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थी। तो उसके साथ साथ जैसे प्रचलन चेंज हुआ, पूरा 1 साल मुझे लग गया सेटअप करने में। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कतें भी आई, मेरा काम थोड़ा डिले होता गया, धीरे हुआ, आराम से हुआ। तो नलिन जी, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा, आपने हैचरी का काम इससे पहले शुरू कर दिया था? मेरा काम, मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो उनका अपना काम है कोलकाता में। अच्छा अच्छा। वो उनका, मैं एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि फैमिली बिजनेस है, काफ़ी पुराना। अच्छा अच्छा। तो जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, तो उस दौरान उनसे भी बातचीत होती रहती थी मेरी कि ये फिश फार्मिंग का बिजनेस मुझे यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अच्छा। उनसे इस चीज़ में मुझे बहुत लाभ हुआ। ठीक है जी। और वहीं से जब हैचरी अपनी है, तो मुझे मछली के बच्चे भी वहाँ पे बहुत आसानी से मेरे को मिल गए। अच्छा जी, ठीक है। अभी हम उस पॉइंट पे आते हैं कि भी आपने कौन कौन सी फिश का सिलेक्शन किया? वियतनाम कवई आपने शुरू में डाला? वियतनाम कवई मैं शुरुआत करी वियतनाम कवई से करी। वियतनाम कवई के साथ साथ जैसे मेरे भाई साहब ने मुझे बताया, उसके अंदर टेंगड़ा एक मछली है। टेंगड़ा अलग अलग प्रकार की होती हैं, गुलछा टेंगड़ा, नोना टेंगड़ा, देसी टेंगड़ा, तो 3-4 प्रकार की टेंगड़ा होती हैं। टेंगड़ा ही बोलते हैं उसको? हाँ, टेंगड़ा ही होती है, बट टेंगड़ा के अंदर भी 3-4 वैरायटी होती है। अच्छा। तो वो टेंगड़ा मछली जो है वो भी काफ़ी फायदेमंद मछली है। मैंने टेंगड़ा मछली रखी, यहाँ पर पाली। मेरे पास सिंगी है, तिलापिया है, अच्छा, और देसी मांगुर। अच्छा जी। तो ये सारी आपने बायोफ्लॉक में की है? सारी बायोफ्लॉक की हैं। तो क्या लगता है आपका जो प्रोडक्शन आपने सारा नाप तोल करके देख लिया भी, कितना फीड डाल रहा है, कितना बायोफ्लॉक में एक्सपेंस आया आपका, जी, है ना, कितने आपका फिश सीड में एक्सपेंस आया है, ये सारा लेबर कॉस्ट जोड़ के आपका जो अमाउंट लगा उसका भी मैं इंटरेस्ट मानना चाहूँगा, इंटरेस्ट जोड़ के जी, आपकी लेबर की सैलरी जोड़ के, आपकी मेहनत जोड़ के, जी, क्या आपने उसे तो उसमें जोड़ दिया भाई इतने ग्राम हमारी फिश तैयार हो गई है, मंडी का आज प्रेजेंट में ये रेट है? जी, मंडी का रेट देखो ऐसा है कि जैसे अनाज मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे मछली की मंडी हो, मंडी के रेट हमेशा बदलते रहते हैं, रोज के अलग रेट होता है। अच्छा अच्छा। तो आपको जो रेट आपने 3 महीने पहले देखा होगा वो आज आपको मिले, वो जरूरी नहीं मिलेगा। सही है। तो कभी किसी मछली में फायदा भी होता है, किसी में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि वो रेट जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो आपको नहीं मिलता। अच्छा जी। तो इसलिए 4-5 प्रकार की मछली करना जरूरी भी होता है। अच्छा अच्छा। अगर आप एक ही मछली के भरोसे सारा पूरा कल्चर लगा देंगे और उस मछली का रेट जब वो तैयार हो आपको ना मिले मार्केट में, तो आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा जी। तो इसीलिए हमने 5 प्रकार की मछलियां रखी। आज की तारीख का जो मार्केट रेट है उसके अंदर हो सकता है कवई का रेट जो थोड़ा सा कम चल रहा है, लेकिन टेंगड़ा का रेट, सिंगी का रेट, देसी मांगुर का रेट, ये बहुत अच्छे रेट हैं। अच्छा जी। तो जो मेरा जितना मार्जिन है, अगर मेरे को एक जगह से थोड़ा सा कम होता है तो ये मछली मेरे को उतना निकाल के दे। अच्छा नलिन जी, जी, आपने फिश फार्म शुरू किया, जी, तो आपने क्या सिर्फ मतलब इसको सेल करके ही पैसे कमाना, फिश सेल करके भी मेरे को मंडी में सेल करना है, रिटेल में सेल करना है, या क्या क्या जरिए मतलब रास्ते आपने ढूंढे? शुरुआत जब बायोफ्लॉक सेटअप करा और हमें विभाग से जैसे हमें सहयोग मिलता रहा, तो हमारा मेन मोटिव तो शुरुआत से यही रहा कि अपना कल्चर करेंगे, कल्चर से मछली तैयार करेंगे, बेचेंगे, साल के 2 कल्चर करेंगे और वो हम उसकी सप्लाई आगे करेंगे। अच्छा जी। लेकिन हाँ, जैसे आपने ठीक कहा कि 20 लाख का अमाउंट कुछ कम नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा काफ़ी बड़ी राशि होती है। तो उसको पूरा करने के लिए और जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, जो मैंने 16-17 साल नौकरी करी है, उसमें
उसी अपने अनुभव को इस्तेमाल करते हुए ऑब्वियसली बात है मैं इस बिज़नेस को एक्सपेंड ही करूँगा, इसके अंदर नए नए तरीके ढूंढूंगा कि मैं और किस किस तरीके से इसमें से अपनी आय जो है वो बढ़ा सकता हूँ। जी जी तो उसमें जैसे मैंने बताया हैचरी हमारी अपनी है, जी जी। तो हमारे साथ कई फार्मर्स जुड़े हुए हैं, वहीं से मछली के बच्चे हम लेकर डायरेक्ट उनके फार्म पे पहुंचाते हैं। अच्छा जी, तो वो मछली के बच्चे बिकने से एक आमदनी हमारी वहाँ से होती है, वहाँ से हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये जो मछली हमारी कल्चर तैयार होगा ये तो है ही है जी इसके अलावा जैसे मैंने अब ये फार्म सेटअप करा जी। और मेरे जाने वाले परिवार के लोग और जितने भी दोस्त वगैरह हैं वो बहुत इम्प्रेस हुए इस चीज़ को देख के, और उन्होंने देखा कि सपोर्ट हर जगह से है, प्लस में मेरा एक्सपीरियंस जोड़ दिया उन्होंने, तो वो खुद इसके अंदर उतरना चाहते हैं इस फील्ड में। अच्छा जी। वो उन्होंने मेरे फार्म से अनुभव लेने के बाद मेरे काम को देख के पूरी उसके अंदर चीज़ें समझने के बाद जैसे मैंने स्टडी करी थी उन्होंने मेरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भी अपना एक नया सेटअप स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। और अगर आप देखें तो बिल्कुल साथ में हमारे ये नया एक हमने जो लीज पे ली है ज़मीन, अच्छा, इस ज़मीन पे नया एक सेटअप हमारा तैयार हो रहा है। ये भी 50 टैंक का 50 टैंक का 50 टैंक का आपका सेटअप खुद का होगा ये नहीं, ये मेरे दोस्त का है। आपके दोस्त का? हाँ, लेकिन इसके अंदर इनपुट्स जितने हैं, तरीका है करने का, वो सब मेरे अनुभव का है। हाँ, क्योंकि आप सीख चुके हैं भाई, इतना हाँ। आपका टाइम हो गया आपको करते हैं। जी अच्छा, वो सारा आपसे सलाह लेंगे भी कौन सा फीस डालने, हाँ, कैसे बिल्कुल, संभालने, बिल्कुल। कैसे क्या कुछ। उसी तरीके से अच्छा जी, वो करेंगे, ठीक है। यही एक इसके अंदर उस चीज़ का भी फ़ायदा है कि मैं एक तरीके से कंसल्टेंसी इनको दे रहा हूँ। अच्छा, यही अच्छा। कंसल्टेंसी कल को और कोई फार्मर्स, नए उभरते फार्मर्स अगर हमारे आसपास राज्य में जो हैं जी। जो करना चाहते हों तो वो हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं। वो ये हमारा फार्म जो है एक सिंगल वन पॉइंट वो बन जाएगा कॉन्टैक्ट सबके लिए। अच्छा। चाहे आपको उसमें एक कंसल्टेंसी चाहिए हो, जी, जी। चाहे आपको कल्चर सीखना हो, या आपको ट्रेनिंग चाहिए हो, अच्छा जी। या आपको किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए हो, अच्छा जी। सिर्फ कैटफिश नहीं, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए हो जो तालाबों में भी होती है, अच्छा जी। वो सब एक जगह पे आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। मतलब ये सारे जरिए हैं आपकी, मतलब अपनी आय को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये सभी फार्मर जो भी हैं उनको करना चाहिए, आसपास के करना चाहिए। अगर हाँ कि हर फार्मर, जैसे आपने शुरुआत में ठीक कहा, और उसके बाद की जो आय बढ़ाने के तरीके हैं वो यही 4-5 जो तरीके आपको मैंने बताए हैं, यहाँ से बढ़ सकती है, इनसे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है जी। तो आपको इसमें लॉन्ग फ्यूचर लग रहा है? बिल्कुल है। ठीक है जी। मैं सिर्फ यहीं पे रुकने वाला नहीं हूँ कि ये कंसल्टेंसी देनी है या मुझे ये करना है, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में आज की तारीख में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कि मछली खरीदने के लिए बहुत परेशान होते हैं। कहाँ जाना पड़ता है, सरकारी जो तरफ से जो मिलती है वो उनको सिर्फ IMC मिलती है। अच्छा जी। ठीक है, जो जितने भी सरकारी अपने वो दफ्तर हैं IMC देते हैं, वो सिर्फ IMC वो खुद देते का हैं। सीट देते हैं ना? हाँ, वो अपना सीट देते हैं। अच्छा जी। लेकिन उच्च क्वालिटी का, ठीक है ना, क्योंकि मेरा खुद का जांचा परखा हुआ है। जी जी। मेरे यहाँ पे चल रहे हैं टैंक अंदर 50, तो मुझे मालूम है कि मेरी किसी भी मछली को आज तक किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे सवाल मेरे छूट भी गए होंगे, वो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सर के नंबर भी स्क्रीन पर चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उनसे बातचीत करके और सलाह ले सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो मैं अभी ध्यान आया बात के जी। दौरान, क्या बाकी फिशेज में भी सब्सिडी सरकार देती है? सिर्फ फिश में नहीं सब्सिडी होती है, पूरे प्रोजेक्ट पे सब्सिडी होती है। प्रोजेक्ट पे होती पूरे है? प्रोजेक्ट पे, उसके अंदर आपका उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, जी जी। मछली का बीज, मछली का दाना, अच्छा। और जितने भी आपके उसके अंदर खर्चे लगे होते हैं, अच्छा। वो सारा मिला के उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर ही आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। सारे सीड फीड सब मिला के? सब मिला के। अच्छा जी, इसमें आपको पूरा सीड फीड सारा मिला के 60 लाख बना था? हाँ जी। अच्छा जी, ये बताओ, बाद में भी कई प्रोजेक्ट में सरकार ना हेल्प करती रहती है। बिल्कुल करती जैसे है। आपका मान लो ये स्ट्रक्चर है पुराना होगा जी, आपको इसको रिनोवेशन के लिए, हाँ। ऐसा भी सरकार कुछ करती है? इसके अंदर सब्सिडी ये तो वन टाइम है, वन टाइम होगा? वन टाइम होती है, ये आपको वन टाइम मिलेगी। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि विभाग के सारे उच्च अधिकारी जो यहाँ पे हमारे अक्सर विजिट भी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से हमें मदद भी मिलती है कि कौन सी मछली हमें करनी चाहिए, और वही हमें इस तरह का जितना भी है ज्ञान कह लीजिए या नॉलेज जो होती है जी। वो प्रदान करते रहते हैं। जी। तो जब उनकी विजिट्स होती हैं तो वो हमें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे है। अभी आज तक की तारीख में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया कि अगर आप इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करते हैं तो उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ वो होगा। लेकिन हाँ, कल को कोई चीज़ कमी होती है, वो हमारी खुद की देख रेख है, वो हमें करनी ही होगी। अच्छा। एक रेगुलर मेंटेनेंस, जो आप चाहे एक फैक्ट्री हो, चाहे एक फार्म हो, चाहे आपका खुद का घर हो, वो खुद करना जो टूट फूट जो होगी आपको खुद ही देखनी होगी। खुद देखना पड़ेगा। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि ये मछली का जितना भी
पूरा बिजनेस है, इस मछली पालन से लेके उनकी देख रेख जो है, ये जब तक आप इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे का साइंस सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपको कम समय में उतनी ग्रोथ नहीं दे पाएगी। आपके बायोफ्लॉक के जितने भी वीडियोस होंगे, ये आमूमन हर कोई बताता ही है कि मछली बायोफ्लॉक में करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। वो हाई डेंसिटी होती है, आप एक छोटे टैंक के अंदर आप ज़्यादा मछली उसमें रख सकते हैं। ये आज की तारीख में हर एक फार्मर को पता होगी। जी जी। बट उस मछली की देख रेख वो कैसे की जाए, तो मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमारे साथ मुंबई से, बेसिकली महाराष्ट्र से और आंध्र के कुछ डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। वो उनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि कल को हमें कोई किसी मछली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, अच्छा। कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगल है, कुछ वायरल है, कुछ पानी के पैरामीटर्स के लिए डिटेल्ड हैं, वो सारी हम उनसे अपनी रिपोर्ट्स, बाकायदा पूरी जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं, मछली की फ़ोटोग्राफ्स, उनकी ग्रोथ, उनका वज़न कितनी हो गई, कितने समय में, 3 महीने में क्या वज़न है और उनके ऊपर कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हम उनको फ़ोटो भेजते हैं। अच्छा। और वहाँ से हमें उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। अच्छा। कि आपकी मछली एकदम इस एज के हिसाब से इतने महीने के पालन के बाद इतने ग्राम की है तो बहुत अच्छी है, इस पर कोई इन्फेक्शन नहीं है। और अगर कोई इन्फेक्शन लगता है उन्हें कि आ सकता है या आने वाला है, अच्छा, वो उस मछली को देख के ही उसको बीमारी पकड़ने से पहले ही उसका इलाज करवा देते हैं। अच्छा जी। ये हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है, जो कि विभाग के डॉक्टर्स वगैरह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आंध्रा और महाराष्ट्र के हैं जी, उनसे हमारा सीधा आज की तारीख में ऑनलाइन ही चीज़ें चलती हैं। जी जी। हाँ, उनकी विजिट होती है, वो साल 6 महीने में 1-2 बार ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा जी। आप इनको कहीं अपडेट भी करते हो कि किस टैंक में कितना फीड डाला आपने, कौन सी फिश कब डाली थी, सारा कुछ? वो मैंने अपना डेटा जो है वो अपने सिस्टम पे वो मैंने तैयार कर रखा है। अच्छा, वो अपने कंप्यूटर पे? हाँ, लैपटॉप पे मेरे वो सब चीज़ें हैं, उसमें करते हो? उसमें करता हूँ। अच्छा जी। कि आज इस महीने में इस टैंक में इतनी मछलियाँ हैं, इतने वजन की हो गई हैं, इतना इनको फीड जा रहा है। अच्छा। तो वो मुझे भी देखना है, कल को मैं एक पूरा कल्चर करूंगा। हाँ, तो उसमें से मैंने उनको कितना मैंने उस पर लागत लगाई और कितना मैंने उसमें से कमाया, वो तभी मेरे को पता चल पाएगा। तभी पता इतने इस सारे सेटअप को जी 50 टैंक आपके हो गए हैं, को अकेला बंदा एक संभालता, कितने लोग संभालते हैं इसको? नहीं, इसको संभालने वाले 50 टैंक का सेटअप छोटा नहीं होता। अच्छा। और इसमें सुबह से लेके रात तक पूरी देख रेख करनी ज़रूरी होती है। तो 3 लोग हैं फिलहाल, मैं साथ में लगता ही हूँ। अच्छा जी। और मेरे साथ 3 लड़के जो हैं यहाँ पे हैं फार्म पे। अच्छा। वो इस सारे काम को देखते हैं। मतलब आप लोग 4 देखते हो? 4 लोग हम इस काम को देखते हैं। काम हमने सबको बांट रखा है, किस टाइम पे क्या करना है। उनके मछली को दाने का टाइम फिक्स है। जी जी। वो आप बदल नहीं सकते कि एक दिन आप सुबह दे रहे हैं फिर थोड़ा दोपहर को दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। उनका फिक्स टाइम है, वो फिक्स टाइम ही रहेगा। अच्छा, ज़मीन लीज पे लेके सरकार इस पर सब्सिडी देती है? ज़मीन आपकी अपनी हो तो भी मिल जाएगी आपको सब्सिडी, या फिर नहीं तो आपको लीज पे ही लेनी पड़ती है, रजिस्टर्ड लीज होनी चाहिए। अच्छा। उस पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। तो नलिन जी, इस सारे जो सिस्टम आपका चल रहा है, आपके बड़े बड़े जो एरिएशन चल रहा है ना, तो और मशीनें चल रही हैं, तो इनको आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रिसिटी तो काफ़ी लगती है। जब इतनी बड़ी मशीनें हैं, आपकी रिंग ब्लोअर जैसी मशीन्स लगी होती हैं, उसके अंदर एरिएशन के लिए सारा टाइम आपका बोरवेल का पानी चलता है, कभी पानी बदलना होता है, तो उन सब के लिए जो आपके रूटीन के खर्चे हैं वो काफ़ी रहते हैं। हाँ, उस खर्चे को थोड़ा कम करने के लिए, वो लागत थोड़ी बचाने के लिए आपने देखा होगा, हमने यहाँ पर पूरा सोलर पैनल इंस्टॉल कर रखा है। अच्छा जी। जिससे कि अच्छी धूप में, जैसे आज का दिन है या जब भी होता है, तो कम से कम दिन भर की जितनी वर्किंग होती है वो मेरी सारी सोलर पे ही निकलती है। सारी मेरी मोटर जो है वो सोलर पे चलता, पूरा इस पे चल जाती है। अच्छा जी। तो सिर्फ रात के समय होता है, जिस समय जो अपनी सप्लाई की जो लाइन आ रही है, हाँ, वो बिजली इस्तेमाल होती है। और प्लस में अगर वहाँ से भी बिजली कटती है तो सोलर के साथ मेरा अपना बैटरी बैंक है। अच्छा। वो बैटरी से मेरा मशीन। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से एज ए न्यू स्टार्टअप जो भी क्वेश्चन होते हैं मैंने काफ़ी हद तक बुझने की कोशिश की है, जितना मेरे ध्यान आते रहे, क्योंकि हमने वीडियो को एक नॉर्मल फ्लो में रखा है। तो सारे सवाल मैंने पूछे हैं। कुछ सवाल गए हो तो आप नलिन जी के कॉन्टैक्ट नंबर इनसे पूछ सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं। कमेंट में भी सर आप जवाब देना उनको। बिल्कुल बिल्कुल जी, कमेंट में जवाब देंगे। बेस्ट तरीका ये है, आप कॉल करके पूछें। और यहाँ पे नलिन जी का स्वभाव, सारी चीज़ें, सारी बातें मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इनके बगल में अब नया सेटअप जो शुरू हो रहा है, ये भी मैं कोशिश करूँगा इनका जो रिजल्ट, जब ये सारा सेटअप का जब आउटपुट कितना निकला, कुछ समय के बाद मैं फिर इस तरफ आऊँगा तो विजिट करूँगा। यहाँ पे नया सेटअप लगेगा, इसका भी कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा फीस डाला, कैसे क्या कुछ किया, सारी जानकारी। आप और डिटेल जानकारी चाहते हैं किसी से संबंधित भी, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसी, फीड, सीड, ट्रेनिंग, कुछ भी जानकारी चाहते हैं
तो नलिन जी से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें और गहराई से बता सकें। नलिन जी विजिट करके भी आप लोग आपसे पूछ सकते हैं लोग? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे अब मेरा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट रेडी है, ये निकालूंगा और इसके बाद से हम अपना ट्रेनिंग शेड्यूल भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ट्रेनिंग भी देंगे आप? ट्रेनिंग भी करेंगे स्टार्ट। वो पेड रहेगा वो फ्री हाँ रहेगा? ट्रेनिंग पेड रहेगी सर। अच्छा जी, बिल्कुल पेड रहेगी। तो वो चीज़ें जिसको भी, लेकिन पेड में ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नुकसान उसमें रहेगा। एक बहुत नॉर्मल सा नॉमिनल सा जो अमाउंट होगा वो सबके लिए, फार्मर्स के लिए होगा। क्योंकि मैंने भी अब चीज़ें सीखी, अपने बलबूते पे सीखी, अपने हिसाब से सब पूरा करा, वही मैं सब अपने उभरते किसानों को आगे दूंगा। ये बेस्ट बात है दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप कल को आप भी 20 लाख रुपए लगाएं या आप भी 5 लाख रुपए लगाएं, तो आप 5 लाख लगाने से पहले ना 1000, 2000, 5000 रुपये का डीजल पेट्रोल किराया इसमें खर्च लें, ताकि एक अच्छे से सिखलाई हो सके, अच्छे बंदों से मुलाकात हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो नलिन जी मैं कोशिश करूँगा फिर अपकमिंग टाइम पे आपके पास आता रहूँ और नए नए फार्म्स की जानकारी। बिल्कुल, हमारे इसमें आगे और वीडियोस भी आएंगे जिसमें आप देखते रहेंगे कि हमारा नया सेटअप कैसे तैयार हुआ और जो हमारी प्रोडक्शन निकली है, उसके बाद हमारा अब आने वाले सीज़न में नया बच्चा जो आएगा वो सब आपको इसके अंदर वीडियो में दिख जाएंगे। जी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इसको लाइक भी कर दें ताकि नलिन जी की और वीडियो बनाएं फिश फार्म से रिलेटेड। और वीडियो को ऐसे ही जो लोग हैं, किसी भी ग्रुप से आप जुड़े हैं, मान लो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप किसी फेसबुक ग्रुप में हैं, तो उनको आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो नलिन जी आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, अपनी जानकारी शेयर करिए, आपकी पूरी स्टोरी हमने कवर किया। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।